जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं तो बीपीएससी घटना चक्र के पूर्वावलोकन से संबंधित जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसका रिवीजन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 50 क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन के साथ रिविज़न किया था। अगर बात करें फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी जानते हैं कि TRE 1 TRE 2 में यहाँ से लगभग फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि 80% क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हुए थे। या बात करें इस बुक से, या बात करें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट हुए थे। तो इस वजह से हम लोग इसको वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ बात करें कि TRE एग्ज़ाम के लिए यह एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स पिछले वीडियो के माध्यम से हमने लगभग जो कि 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था। आज की इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो 51 की यानी 51 क्वेश्चन नंबर 51 से आगे का डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको लगते हैं कि नोट करना चाहिए तो कोशिश कर दीजिए, साथ साथ उनको नोट करने चलिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में, तो सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी आपसे पूछ रहा है सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बात करें सहज प्रणाली का परिवर्तन, तो एक स्वपोषी क्रिया होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकारों से नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली या स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। बात करें फ्रेंड्स शरीर के ताप को, इमोशंस को, लब को, भूख, प्यास, ये सब किससे नियंत्रित होते हैं। तो अगर बात करें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस है उससे भूख लगना, प्यास लगना, साथ ही साथ लब, अगर बात करें वहीं शरीर का ताप, इन सब का नियंत्रण कौन करता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, यानी अंतःस्रावी जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसके द्वारा किया जाता है। तो कई बार फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछता है कि भूख लगना किसके कारण नियंत्रित होता है, प्यास लगना, भूख लगना, साथ ही साथ लव, इमोशन, इन सब का नियंत्रण, ये सब का कंट्रोल कौन करता है। तो हाइपोथैलेमस करता है। अगर बात करें फ्रेंड्स मनुष्य के इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी 64वीं बीपीएससी प्री में 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स अगर बात करें इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः आप सभी जानते हैं कि लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। यानी आपसे अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री होता है। अगर बात करें आपसे पूछ लिया कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस जो कि आपको देखने को मिलेगा कि मानव शरीर का सामान्य या औसत तापमान होता है। वहीं बात करें आपसे अगर केल्विन में पूछ लिया तो 310 केल्विन, जो कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि 310 केल्विन मानव शरीर का एक औसत तापमान होता है। वहीं बात करें शरीर में नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करता है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तभी हमने बताया कि शरीर के तापमान को जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। यानी आपसे पूछ रहा है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। तो बात करें तो आनुवंशिक जो विचरण होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, साथ ही साथ जीन के मिश्रण यानी ब्लेंडिंग, क्रोमोसोम में बदलाव और सफलिंग, ये सभी जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि लैंगिक जनन के आनुवंशिक विचरण से संबंधित है। तो अगर उत्तर की बात करें तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें इससे संबंधित डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो आप देखेंगे कि जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम बदलाव एवं जीन का मिश्रण उपयुक्त तीनों में से सही, यानी तीनों लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसके कारण आनुवंशिक विचरण होता है, तो आपको बताएंगे कि जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण से होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हैं कि डीएनए को कितने
या किसने अंतःपात्र में बनाया था, यानी डीएनए को अंतःपात्र में किसने बनाया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स संबंधित 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ पूछते हैं। पहला, डीएनए की खोज किसने की थी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल किसने दिया था। तीसरा जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि अंतःपात्र में डीएनए को किसने बनाया था। तो अगर बात करें अंतःपात्र में डीएनए को बनाने का, तो आर्थर कॉर्नबर्ग जो कि साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा जो कि डीएनए का अंतःपात्र में बनाया गया था। अगर खोज की बात करें तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो फ्रेडरिक मिसर जो कि साइंटिस्ट थे, तो इनके द्वारा सर्वप्रथम डीएनए की खोज की थी। अगर द्विकुंडली मॉडल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल दिया गया था। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे कई बार पूछता है, तो आर्बिट कार्सन को दिया गया था। अगर इसकी डिटेल डिस्कशन की बात करें तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्बिट कार्सन को 2002 के यानी 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें खोजा गया कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले या तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कंपनी यानी ट्रमर, अकड़न, साथ ही साथ अकिन्स यानी अक्षमता का कारण बनता है। अगर बात करें उनकी शोध से यह पता चला था कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भागों में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। इसके लिए एक एल डोपा विकसित किया गया था, यानी इसके लिए एक कारगर जो कि औषधि बनाई गई थी, तो वो क्या थी, तो ये कई बार पूछता है। तो एल डोपा जो कि विकसित की गई थी। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर डायबिटीज दिवस की बात करें तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 53वीं और 55वीं बीपीएससी में यहाँ से प्री में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, जब बात करें ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की कई बार संभावनाएँ ज़्यादा बन जाती है। फ्रेंड्स आप पीआरटी में देखे होंगे कि पीआरटी जो टीआरई का 1 है, साथ ही साथ टीआरई 2 है, यहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस वजह से यहाँ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि नोट करते चलिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो माइकोप्लाज्मा है। तो कई बार यहाँ से पूछता है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा है। अगर बात करें एग सेल कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। या कई बार आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी एग सेल कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आप माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जीवाणु कोशिका या वायरस में आपको, विषाणु कोशिका कहें या वायरस में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि जो कि एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो अगर इसकी डिटेल डिस्कशन की बात करें फ्रेंड्स, तो विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष धन अणु होता है। ये आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल एसिड के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव प्रक्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका कोई द्विगुणन हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बिल तथा मेलिंडा गेट्स यानी बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो आपसे पूछ रहा है कि आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यक्रम है, तो आप बता सकते हैं कि HIV या एड्स रोकथाम के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। अगर बात करें इससे संबंधित फैक्ट्स के लिए, तो भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आवाहन की शुरुआत 2003 में की गई थी। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवाहन
कि पहल की शुरुआत बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा कब की गई थी, तो 2003 में की गई थी। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रत्यारोपण किया गया था, या मानव हृदय सर्वप्रथम प्रत्यारोपण हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अब बात करें कि सर्वप्रथम जो मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था तो किस साइंटिस्ट के द्वारा हुआ था, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। तो अगर साइंटिस्ट की बात करें तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन या ट्रांसप्लांटेशन किया था। अगर बात करते हैं जीवाणु की खोज किसने की थी, तो कई बार आपसे पूछता है, तो जीवाणु की खोज जो की थी तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। वहीं बात करते हैं जो जीवित सेल्स की खोज की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी, तो आप देखेंगे कि ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगर बात करें एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु की पहचान की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो आप यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया की मदद से बदला जा सकता है। अगर बात करें इससे संबंधित फैक्ट्स के बारे में, तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर बात करें फ्रेंड्स एग्जाम में, तो 67वीं बीपीएससी 2022 में फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, कणीय तत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो कणीय तत्व क्या है, तो आपसे पूछ रहा है तो वायु प्रदूषक है। अगर बात करें इसके फैक्ट्स के बारे में, तो कणीय तत्व पार्टिकुलर मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों को एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, यानी संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी किसके ऊपर, यानी जड़ों से, जो कि आप देखते हैं फ्रेंड्स कि पत्तियों तक पानी या वृक्ष के तनों तक पानी किससे पहुंचता है, तो आप सभी जानते हैं कि जाइलम टिश्यू के द्वारा पहुंचता है। आप देख सकते हैं कि 55वीं बीपीएससी प्री में 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान ताप कितना होगा, तो आपसे पूछता है। तो सेल्सियस में आप सभी जानते हैं कि 36.9 डिग्री सेल्सियस का है, या ओवरऑल आप देखते हैं कि कहीं कहीं आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान देखने को मिलता है। तो आपको समान ताप जो देखने को मिलता है, अगर राइट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ फ़ारेनहाइट में है। अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन, जो कि आपको देखने का कि मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो आपसे पूछता है तो सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सा होता है, तो ओ होता है। अगर इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करें तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्त प्रदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था। ए बी वर्ग को सर्वग्राही, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, सर्वदाता तो ओ हो जाएगा, सर्वग्राही की बात करें तो ए बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, तो सार्वभौमिक स्वीकार आप सभी जानते हैं कि विकल्प नंबर सी यानी ए बी सर्वग्राही कौन सा है, तो ए बी है। बात करते हैं नेक्स्ट इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार या यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। वहीं जबकि आपको सभी जानते हैं कि ओ माइनस जो सर्वभौमिक दाता रक्त समूह यानी ओ जो कि है ओ माइनस है, वो सर्वदाता है। साथ ही साथ जो ए बी है वो आपको देखने को मिलेगा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। अब फ्रेंड्स जो कि कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हड्डियों से संबंधित देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें हड्डियों से संबंधित क्वेश्चन के बारे में, तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो आपसे पूछ रहा है कि हड्डियों
का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो कई बार आपसे पूछता है कि ऑस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है, ओरोलॉजी किससे संबंधित है। ओरोलॉजी पर्वत से संबंधित है, सेरोलॉजी रुधिर सीरम से संबंधित है, जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछने के चांस बढ़ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। कशेरुकी रज्जु में कितनी हड्डियाँ या जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं? तो आप सभी जानते हैं कशेरुकी रज्जु में जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं। बात करें मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो आप सभी जानते हैं तो 20 दांत निकलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि 32 हड्डियाँ होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। या एक मनुष्य के वयस्क मनुष्य में टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं। कपाल की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 8 हड्डियाँ देखने को मिलेगी। मुख की बात करें तो 14 हड्डियाँ हो जाएगी। कंठिका की बात करें तो कंठ की हड्डी जो कि 1 पाई जाती है। वहीं कान की बात करें, कान में 6 हड्डी पाई जाती हैं। दोनों कान में 3-3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी टोटल जो हड्डियाँ होती हैं वो 6 होती हैं। तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कान में पाई जाने वाली मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस जो कि कान में ही पाई जाती है। मेलस, इनकस, ये 3 हड्डियाँ जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी कान में मिलती हैं। तो एक कान में इनकस, मेलस और स्टेपिस पाई जाती हैं। सेम वही दूसरे कान में भी, यानी टोटल जो कान में देखने को मिलेगी तो 6 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ठोस होती है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? तो लगभग आप सभी जानते हैं उपयुक्त उसमें, यानी 206 हो जाती है, 206 होती है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी आपको देखने को मिलेगा कि 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होगी 206 होती है, जो देखने को मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है, अच्छी कंकाल, उपांगी कंकाल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य अवशोषी अंग नहीं है? तो मनुष्य का अवशोषी अंग कौन सा नहीं है, आपसे यही पूछता है। तो आपको देखने को मिलेगा निक्टिटेटिंग पर्दा। साथ ही साथ बात करें आपको देखने को मिलेगा कि पिन्ना और आपको देखने को मिलेगा अपेंडिक्स। ये सब क्या है? तो ये आपको अवशोषी अंग होते हैं। आपसे पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं जो हो जाएगा वो इंसिजार हो जाएगा। तो विकल्प नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करते हैं इससे संबंधित फैक्ट्स के बारे में, तो जीवधारियों में आकारिकी एवं शारीरिक अध्ययनों में से हमें अवशोषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज की क्रियाशील अंग की समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरण मनुष्य की बृहद आंत, साथ ही साथ परश्रेष्ठ का वर्मी अपेंडिक्स एवं आपको देखने को मिलेगा निमेशक की आँखों की निमेशक झिल्ली। ये कुछ जो आपको देखने को मिलेगा तो अवशोषी अंगों के उदाहरण है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो बात करते तो एंजाइम हो जाता है। अगर इसकी डिटेल डिस्कशन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो जो इसका डिटेल डिस्कशन होगा, एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक का कार्य करता है जो कि प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को भी तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएँ एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। उत्प्रेरक के रूप में अग्र और फॉरवर्ड तथा रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ निर्माण और संक्रमण दोनों को उत्प्रेरित करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन तो विटामिन सी होता है। आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद इत्यादि में पाया जाता है। यह चर्म स्वास्थ्य को रखने में ज़रूरी होता है। विटामिन सी को रासायनिक नाम कई बार आपसे पूछता है तो स्कोर्बिक एसिड होता है। अगर इसकी कमी से रोग पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि स्कर्वी रोग होता है। दूध घटिया स्रोत है, तो किसका घटिया स्रोत है? तो आप विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी की
अत्यंत कम मात्रा होती है, अतः विटामिन सी घटिया स्रोत जो कि आपको देखने को मिले पोर सोर्स क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो दूध में विटामिन सी कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि नाम मात्र पाया जाता है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, तो पोर सोर्स कहते हैं, यानी घटिया स्रोत कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इंसुलिन प्राप्त होता है, तो कई बार आपसे पूछता है कि इंसुलिन प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है तो आपको देखने को मिलेगा डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इनुलिन फ्रेंड्स, इनुलिन प्राप्त होता है, तो इनुलिन की बात करें तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इनुलिन जो आपको देखने को मिलेगा एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। अगर बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है, तो जल है। यानी सेल में जो 80% पदार्थ पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि जल पाया जाता है। फिर इसके बाद प्रोटीन, फिर वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट। तो कई बार ये क्वेश्चन अगर आपने भी हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपने पढ़ाया था कि एक सेल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो जल, फिर उसके बाद अगर बात करें तो प्रोटीन, फिर इसके बाद जो पाया जाता है तो वसा। वहीं फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि वसा के बाद विटामिन, फिर आपको देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ जो कि सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वर्तमान में प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो अगर बात करें इस प्रश्न का जो उत्तर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आपसे कई बार पूछता है, तो 2 अरब आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्गम का प्रारंभ जो 3 अरब पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल का उद्गम जो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा 2.2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगर बात करें फ्रेंड्स निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो आपसे पूछता है। तो निषेचन की क्रिया तो आप सभी जानते हैं फैलोपियन ट्यूब कहें या अंडवाहिनी में होती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जनन में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर के गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अतः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी अंडवाहिनी में नली में अंडाणु को निषेचित करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कई बार क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि 45वीं बीपीएससी 2002 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया निषेचन की क्रिया तो फैलोपियन ट्यूब कहें या अंडवाहिनी में संपन्न होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि क्रोमैग्नन मनुष्य है। बात करें क्रोमैग्नन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव में एकदम 6 फुट लंबा, दूसरी तरफ सीधा होता था, यानी पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में पाया रहता था और अस्थि और जौरों का प्रयोग करता था। पशुओं की छाल यानी पशुओं की खाल को सिल करके पहनने के योग रखता था या पहनने की योग्यता रखता था। मानव गुफा में रहता था। गुफा की दीवार पर उस द्वारा बनाए गए विभिन्न भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव था। विकास का मुख्य कारक है, कई बार आपसे पूछता है, तो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर किया जाता है। अगर बात करें शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो कई बार आपसे है तो म्यूचुअलिज्म कहलाता है, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में फ्रेंड्स, तो शैवाल एवं कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म यानी कि आपको कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल से खनिज उपलब्ध कराते हैं। बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया को जो नियंत्रण होता है स्पाइनल कॉर्ड पे होता है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विकास का कारण है। तो विकास के कारण आप साझे पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुकूलन कहलाता है। विकास में सर्वाधिक अगर बात करें विकास के सर्वाधिक मान सिद्धांत को तो संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं के अन्योन्य क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात पीढ़ी से अनुकूलन के विकास का पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन के विकास का कारण है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो आपसे पूछता है, कई बार पूछता है कि कलो तो सभी जानते हैं कि एसिटिलीन साथ ही साथ एथिलीन, ये दो गैसें हैं जो आपको देखने को मिले फ्रेंड्स, जो कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप यानी कृत्रिम रूप से पकाने में सहयोग करती हैं। तो कौन है, तो विकल्प नंबर जो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स बी और सी, बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। तो फलों को पकाने में एसिटिलीन एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने के प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन के द्वारा हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो कौन सा मिलता है, इन दोनों में मिलता है, यानी बीजों से, तना से और तना काट से मिलता है। बात करते हैं माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। पानी मिट्टी की जड़ों से किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछता है, तो परासरण के द्वारा पहुँचता है। पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण प्रक्रिया के द्वारा पहुँचता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि जो आपको देखने में वो श्वास नहीं ले पाती, यानी बाहर आने पर वो श्वास नहीं ले पाते। हम सभी जानते हैं कि हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियाँ यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती हैं। इसका कारण यह है कि जहाँ पानी से में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले पतले चपटे गलफड़े एवं गीले कागज़ की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर जब ये गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है और घटते हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान नहीं होता, जिसकी वजह से जो आपको देखने को मिलता है कि मछलियाँ मर जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हो, आवास कहते हैं। बात करते हैं मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो आपको बात करें, आप गंध से पहचानते हैं। यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन एग्जामों में फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं में आदान प्रदान करने की विधियाँ होती हैं। वे दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध और सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा, उसके स्रोत को बताने के लिए नृत्य मुद्राएँ करते हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो लोहा होता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहलाता है। तो डायलिसिस कहलाता है। मनुष्य में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर की ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण हो जाता है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो आप सभी जानते हैं जो एड्स होता है विषाणु के द्वारा होता है। आप सभी जानते हैं कि एड्स एक विषाणु जन्म रोग है। एड्स रोगों का निवारण करता है, यानी कारण होने का कारण विषाणु होता है। तो कौन सा विषाणु होता है, ये कई बार पूछता है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है, यानी HIV होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो कई बार आपसे पूछता है, तो एड्स होता है। अगर बात करते हैं HIV तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस द्वारा होने वाला एड्स के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, यानी 100 क्वेश्चन के बारे में, निमोनिया एक संक्रमण है तो किसके कारण होता है। तो फेफड़ों के द्वारा होता है। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक
या दोनों फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों इत्यादि के माध्यम से हो सकता है। तो ये पूछता है आपसे, कई बार कोई एग्जाम पूछता है कि निमोनिया एक संक्रमण है तो फेफड़ों का संक्रमण है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लगभग, जो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लगभग 50 क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन किए हैं। अगले वीडियो के माध्यम से जो इतने भी शेष बचे हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। यदि सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले जो क्वेश्चन है तो अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।